subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वीं कक्षा में विषय हिंदी में अगले तास में हमने एकम 1 का अभ्यास कर लिया था। पत्र एवं डायरी के बारे में जाना। 7 पत्र है, पत्र के बारे में जाना। इस एकम में हम इकाई 2 का अभ्यास करेंगे। कच्छ की शेर, सभी को जाना है ना। कच्छ की शेर करने को जाना है। तो आज हम एकम 2 का अभ्यास करेंगे। इस एकम का नाम है कच्छ की शेर और इसका लेखक है हरेश तोलकिया। कच्छ निवासी हरेश तोलकिया अध्यापक थे, वो एक शिक्षक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुवंचित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। हरेश तोलकिया ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, उसकी लिखी हुई एक पुस्तक थी विंग्स ऑफ फायर। हरेश तोलकिया ने उस पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद किया था और उसने अगन पंख ऐसा शीर्षक पुस्तक का दिया था। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपने लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अगंदगो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। इसने कई ऐसी पुस्तकें लिखी है। प्रस्तुत इकाई से आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। हरेश तोलकिया ने इस इकाई में पूरा कच्छ जिला का परिचय हमने किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों का विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। अब हम इकाई का आगे अभ्यास करेंगे। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल का मतलब होता है देखने लायक। हमारा भारत देश बड़ा विशाल है। विशाल भारत देश में कई राज्य है, कई राज्य में कई जिले हैं। तो विशाल भारत देश में एक ऐसा राज्य है गुजरात राज्य, जो हमारा राज्य है गुजरात राज्य। इसमें कहीं भी बड़े बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा जिला है गुजरात राज्य में, वो है कच्छ जिला। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। विशाल भारत देश में जो भी राज्य है, सब राज्य अपना अपना महत्व, अपना अपना सौंदर्य दिखाते हैं। गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी कि अनोखा का मतलब होता है अनोखा, सबसे अलग है। गुजरात राज्य है, सभी राज्यों में से कहीं अलग है। गुजरात राज्य सबसे अनूठा राज्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। राज्य यानी कि प्रांत। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है। सब जिला तो है गुजरात राज्य में, कई जिले हैं, उसमें से एक विशिष्ट जिला है, वो है कच्छ जिला। वो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। कच्छ में रण है, रण विस्तार है, कच्छ में रण है, इसलिए गुजरात का कच्छ का जो जिला है वो रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। सभी यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र बन गए। कच्छ के रणोत्सव जैसा प्रसंग भी मनाए जाते हैं। अब नवंबर से दिसंबर 2 महीनों तक कच्छ में जो रण विस्तार है उसमें रणोत्सव का भी महोत्सव किया जाता है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं।
धार्मिक बातों से भी जुड़ा हुआ है कच्छ जिला। ऐतिहासिक बातों से जुड़ा है, धार्मिक बातों से जुड़ा है और देखने लायक भी है, दर्शनीय स्थल भी है। उसमें अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में कई ऐसा म्यूजियम है, राजा महाराजाओं के समय का जो म्यूजियम बनाया गया है वो आज भी है। कई ऐसे म्यूजियम है जो उसे देखने से हमें राजाओं की याद ताजी होती है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम कच्छ में जाते हैं तो कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलता है, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। दो रेगिस्तान है कच्छ में, छोटा रेगिस्तान और दूसरा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, क्योंकि रेगिस्तान इसे कहते हैं, रण इसे कहते हैं कि उसमें रेत ही रेत नजर आती है। लेकिन ये जो रेगिस्तान है उसमें रेत बहुत कम है, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। उसमें रेत नजर नहीं आती है, इसलिए वह बहुत बड़ा अनूठा रेगिस्तान है। भारत આપણો કેવડો મોટો ભારત દેશ છે અને આપણા આ ભારત દેશની અંદર ઘણા બધા રાજ્યો છે। એમાંથી એક રાજ્ય છે આપણું ગુજરાત રાજ્ય। ગુજરાત રાજ્ય કંઈક બધા રાજ્યોથી અલગ જ છે। બધા રાજ્યો પોતપોતાની વિશેષતાઓ, પોતપોતાનું મહત્વ દર્શાવે છે। દરેક રાજ્યની અંદર કંઈક ને કંઈક જોવાલાયક સ્થળો હોય છે, ઐતિહાસિક વસ્તુ હોય છે, ધાર્મિક વસ્તુ હોય છે। અને એવી જ રીતે આપણું જે ગુજરાત રાજ્ય છે એ બધા રાજ્યોથી કંઈક અલગ છે। અને આ ગુજરાત રાજ્યની અંદર જે સૌથી મોટો જિલ્લો છે કચ્છ જિલ્લો, એ ખૂબ જ દર્શનીય છે, ખૂબ જ જોવા જેવો છે। કારણ કે કચ્છની અંદર રેગિસ્તાન વિસ્તાર છે, રણ વિસ્તાર છે। કચ્છ જિલ્લો છે ધાર્મિક વસ્તુથી જોડાયેલો છે, ઐતિહાસિક વસ્તુથી જોડાયેલો છે, અને સાથે સાથે કચ્છ જિલ્લાની અંદર ઘણા બધા જોવાલાયક સ્થળો પણ છે। અને કચ્છ છે એ ખાસ પ્રવાસીઓ માટેનું એક હરવા ફરવા માટેનું સ્થળ બની ગયું છે। કચ્છની આસપાસ ઘણા બધા એવા સ્થળો છે જે લોકો ત્યાં ખૂબ જ હરવા ફરવા માટે આવે છે। હવે કચ્છની અંદર બે રણ વિસ્તાર તો છે, જેવા તમે કચ્છની અંદર પ્રવેશ કરો છો ત્યાં તમને બે રણ વિસ્તાર જોવા મળે છે, પણ આ જે રણ છે બીજા બધા રણ કરતાં કાંઈક અલગ જ છે। આ એક નાનું રણ છે, એક મોટું રણ છે, પણ બંને રણની અંદર જે રેતી હોવી જોઈએ એના કરતાં ખૂબ જ ઓછી જોવા મળે છે, એટલા માટે આ રણ છે કાંઈ અલગ છે। सामाख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा सबसे पहले सामाख्याली से शुरू होती है। जब सामाख्याली कच्छ का प्रवेश द्वार किया जाता है कि सामाख्याली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं, ये तो विकल्प में पूछाएगा या तो रिक्त स्थानों में खाली जगह में पूछे जाएंगे कि कच्छ का प्रवेश द्वार खाली जगह है तो सामाख्याली। जब हम कच्छ की यात्रा शुरू करते हैं सबसे पहले सामाख्याली आते हैं। सामाख्याली को कच्छ का प्रवेश द्वार किया जाता है, वहां से कच्छ की शुरुआत होती है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। सामाख्याली से उत्तर दिशा की ओर हम जाते हैं, वहां से कच्छ की यात्रा शुरू होती है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। सामाख्याली से उत्तर की ओर हम जाते हैं तो शुरुआत में रापर और धोलावीरा आता है। धोलावीरा की जमीन को खोदने से 5000 साल पुरानी हमारी जो ऐतिहासिक जो संस्कृति है, मोहनजोदड़ो की संस्कृति के कई अवशेषों वहां से पाए गए हैं। धोलावीरा की जमीन को खोदने से वहां से मोहनजोदड़ो जो ऐतिहासिक स्थान है, मोहनजोदड़ो 5000 साल पुरानी जो संस्कृति है, मोहनजोदड़ो के समय में मोहनजोदड़ो ने उसके सारे नगर की ऐसी रचना की थी, वो आज के जो सिविल इंजीनियर करते हैं वो 5000 साल पुराने मोहनजोदड़ो ने उसकी ऐसी नगर की रचना उस समय में की थी। उसकी नगर की रचना ऐसी थी
कि चारों तरफ से उसके जो रास्ता मिलता था वो रास्ता में कहीं धूल नहीं नजर आती थी, कहीं पानी भी नहीं नजर आता था। जो भूगर्भ गटर किए जाती थी वो बड़े बड़े ऊंचे मकान घर बनाते थे और घर के अंदर आंगन में जो कुआं था तो पूरा घर का जो पानी वो कुएं में जाता था, बाहर कहीं पानी तुमको नजर नहीं आता था। ऐसे बड़े बड़े स्नानागार उसने बनाए थे। तो मोहनजोदड़ो ने जो बनाया था वो आज भी आज के समय के साथ मिला जाता है। 5000 साल पुराने इस समय में मोहनजोदड़ो ने जो संस्कृति रची थी वो संस्कृति रापर धोलावीरा के खोदकाम करने से वो उसके अवशेषों भी पाए जाते हैं। 5000 साल वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। जो प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह गए हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता का दर्शन होता है। उस प्राचीन पुरानी जो नगरी बनी थी उसमें हमें आधुनिकता दिखाई दे रही थी। जो ये जो चित्र है वो मोहनजोदड़ो के समय में जो उसने नगर की योजना की थी, जो नगर बनाया था, उस नगर के कई अवशेषों रापर धोलावीरा के खोदकाम से पाए गए हैं। સામખિયાળીને આપણે કચ્છનો પ્રવેશ દ્વાર કહીએ છીએ, કારણ કે કચ્છની યાત્રા શરૂ આપણે સામખિયાળીથી કરીએ છીએ। સામખિયાળીથી ઉત્તર દિશા તરફ તમે જાઓ છો ત્યારે કચ્છની યાત્રા શરૂ થાય છે। શરૂઆતમાં થોડુંક જાતાની વેત જ શરૂઆતમાં રાપર અને ધોલાવીરા જે ગામ આવે છે એ ગામની અંદર જમીનનું ખોદકામ કરવાથી જે 5000 વર્ષ પહેલાની જે આપણી ભારત દેશની સંસ્કૃતિ હતી મોહેંજો-દડોના વખતની, એ સંસ્કૃતિના કંઈક અવશેષો એ જમીનના ખોદકામમાંથી આપણે મળી આવેલા છે। આજે પણ ઐતિહાસિકનું સ્થાન જે છે એ ત્યાં રાખેલા છે, એના અમુક અવશેષો છે મળી આવેલા છે। મોહેંજો-દડો એના સમયની અંદર એને નગરની એવી યોજના કરેલી હતી કે આખા નગરની અંદર તમને ક્યાંય કચરો જોવા ન મળે કે પાણી જોવા ન મળે। એ લોકોના મકાનના બાંધકામ એવી રીતે કરેલા હતા, રસ્તાઓના બાંધકામ પણ એવી રીતે કરેલા હતા કે 4 રસ્તા ભેગા થતા હોય ત્યાં સરેરાશ સહેલાઈથી કચરો એક તરફ ઉડીને વયો જતો, એવી રીતે એને રસ્તાની યોજના કરેલી હતી। શહેરની અંદર તમને ક્યાંય નગરની અંદર ક્યાંય પાણી જોવા ન મળે, ભૂગર્ભ ગટરની યોજનાઓ એને કરેલી હતી એ સમયની અંદર। ને મકાન એટલા બધા ઊંચા બનાવેલા હતા કે નીચે ઓટા જેવું બનાવતા, ઉપર એ મકાન બનાવતા, 1 માળના 2 માળના એવી રીતે મકાનો બાંધકામ કરવામાં આવતું। અને એને જે ફરિયા હોય છે, ફરિયાની અંદર ખાર કૂવા બનાવવામાં આવતા એ સમયની અંદર કે ઘરના વપરાશનું જે કંઈ પાણી છે એ પાણી બધું કૂવાની અંદર સમાઈ જતું અને એ પાણી છેલ્લે નગરની બારોબાર ચાલ્યું જતું। એટલા માટે એ સમયે એટલી ચોકસાઈપૂર્વક એનું નગર હતું અને મોટા મોટા સ્નાનાગૃહો બનાવેલા, નગરની બારોબાર મોટા મોટા સ્નાનાગૃહો બનાવેલા હતા। એમાં કેટલા પ્રકારના ઓરડાઓ બનાવેલા હતા, સ્ત્રીઓના અલગ, પુરુષોના અલગ। એ સમયની અંદર એને આવું બાંધકામ કરેલું હતું જે આજનું જે 5000 વર્ષ પહેલાંનું જે બાંધકામ હતું એ આપણે અત્યારે જોવા મળે છે કે આપણે આધુનિકતા સાથે એને સરખાવી શકાય છે। તો આ અવશેષો જે વર્ષો પુરાના અવશેષો છે આપણા ભારત દેશની સંસ્કૃતિના, એ આપણે ધોલાવીરામાંથી જોવા મળે છે। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते ही भचाऊ नजर आता है। सामखियाली से उत्तर की तरफ जाते हैं हम तो रापर धोलावीरा नजर आता है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो भचाऊ शहर, जो कच्छ का शहर है भचाऊ, वो शहर हमें नजर आता है। जो बड़ा गांव है, कैसा है वो बड़ा गांव है। जैसे नगर वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है, वहां से हम गांधीधाम जा सकते हैं, और गांधीधाम तो औद्योगिक कारखानों का नगर है। वहाँ औद्योगिक कारखानों इंडस्ट्रियल एरिया है गांधीधाम। तो गांधीधाम में बस्ती भी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक कारखाना ज़्यादा है, इसलिए वहाँ गिचता भी दिखाई देती है।
यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई थी। गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आई हुई थी। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब भागला हुआ था, दो विभागों में बटा गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से कई लोग हमारे भारत देश की तरफ आ चले थे। उसके वो निराश्रित थे। सिंधी का दूसरा नाम है निराश्रित। निराश्रित यानी कि आसरा, उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था, न खाने पीने का नहीं, कोई भी चीज, वो सभी पाकिस्तान में छोड़कर खाली हाथ हमारे भारत की ओर चले आए थे। वो भारत की सरकार ने वो अपने देश का एक हिस्सा समझकर, देश का नागरिक समझकर हमारे साथ उसे मिला दिया और यहाँ उसे रहने की, खाने की, पीने की, उद्योगों के सभी उसे, उसकी जो जरूरियात थी वो भारत सरकार ने पूरी की। वो निराश्रित थे, कोई भी आसरा उसके पास नहीं था। भारत देश ने उसे आसरा दिया, आसरा दिया, इसलिए वो, उसके पास कुछ भी नहीं था। निराश्रित का दूसरा अर्थ है सिंधी। तो सिंध प्रदेश से आई हुई प्रजा थी, भारत में आकर बसी। गांधीधाम में ज्यादा वो दिखाई देती है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारखाना विकसित हुए दिखाई देता है। गांधीधाम, आदिपुरी, गोपालपुरी वो सभी एरिया में, सभी गांव में ज्यादा हमें औद्योगिक कारखानाओं दिखाई देता है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति है, जो गांधी स्मृति हमारे गांधी जी की याद दिलाती है। गांधी स्मृति तथा पास में कंडला बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है कंडला पोर्ट, वो कंडला बंदरगाह दिखाई देता है और उसका बहुत ज्यादा महत्व है। बंदरगाह का मतलब होता है जो बड़े बड़े जहाज जो वहीं रुकते हैं और जो भारत देश दूसरे देशों के साथ जो चीज वस्तुओं की आयात निकास करते हैं, वो बड़े बड़े जहाजों बंदरगाह रुकते हैं। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला बंदरगाह है, इसमें आसपास के कई प्रजाओं, उसमें उसे वहां से रोजी रोटी मिलती है। कई उद्योगों ऐसे हैं कि प्रजाओं को वहां से भी रोजी रोटी मिल सकती है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। સામાખ્યાલીથી પશ્ચિમની તરફ તમે જાઓ છો એટલે કચ્છ જિલ્લાનું મોટું શહેર ભચાઉ તમને જોવા મળે છે। ભચાઉની બાજુમાં જ ગાંધીધામ આવે છે અને ગાંધીધામ ખૂબ જ ઔદ્યોગિક કારખાનાઓથી વસાહત છે। ત્યાં ખૂબ જ ઉદ્યોગો ઘણા બધા વિકસેલા છે, એટલે ખાસ કરીને ગાંધીધામમાં તમને લોકોની વસ્તી પણ ઝાઝી જોવા મળે છે, કારણ કે ત્યાં ઉદ્યોગો, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા ખૂબ જ વધારે છે, ઉદ્યોગો ઝાઝા છે। અને આ ગાંધીધામની અંદર પાકિસ્તાન અને ભારત દેશ જ્યારે બંને અલગ બે વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યા, તો ભારત દેશને ત્યારે એના બે કટકા કરવામાં આવ્યા હતા। ભારત અને પાકિસ્તાન, હિન્દુસ્તાન અને પાકિસ્તાન એવા બે નામ આપવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રદેશમાં જે લોકો રહેતા હતા એ લોકો ખાલી હાથે ત્યાંથી ભાગી ભાગીને ભારત દેશમાં આવીને વસેલા છે। આપણા ભારત દેશની સરકારે આપણા લોકોની સાથે એને ભેળવી દીધા છે ને રહેવાની બધી સગવડતાઓ ભારત દેશે એને પૂરી પાડેલી છે। તો વધારે પડતા ગાંધીધામમાં સિંધી પ્રજા આપણે જોવા મળે છે। ગાંધીધામ, આદિપુર, ગોપાલપુરી વધારે પડતા ઔદ્યોગિક કારખાનાઓથી આ શહેર વધારે પડતા વિકસેલા છે। આદિપુરથી ગાંધી સ્મૃતિ તેમજ એની બાજુમાં કંડલા મોટું બંદરગાહ છે, મોટું પોર્ટ છે, જ્યાં વિદેશોના જહાજો ત્યાં રોકાય છે। અને ખાસ કરીને આ પોર્ટની અંદર જે આપણો ભારત દેશ છે વિદેશોની સાથે વસ્તુઓની આયાત નિકાસ કરે છે, એટલા માટે મોટા મોટા જહાજો આ પોર્ટ ઉપર વધારે પડતા જોવા મળે છે કે ત્યાંથી વસ્તુઓની આયાત નિકાસ થાય છે। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो बड़ा पुराना यात्रा धाम, प्राचीन समय का जो यात्रा धाम है वो वहाँ दिखाई देता है। जैन यात्रा धाम है, संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। दक्षिण की ओर जाते हैं हम कंडला से, तो वहाँ
एक जैन प्राचीन समय का यात्रा धाम हमें दिखाई देता है। 2500 वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना जो जिनालय है, वो जिनालय जो संगमरमर से बना, सबसे ऊंचा पत्थर से, कीमती पत्थर से बना हुआ, संगमरमर जैसे पत्थर से बना हुआ जो जिनालय है, वो जिनालय हमें दिखाई देता है। और वो जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। जब भूकंप हुआ था 2001 में, 26 जनवरी 2001 जो भूकंप हुआ था, वो भूकंप में वो जिनालय खंडित हो गया था। और इस खंडित जिनालय का भारत सरकार ने पुनः निर्माण किया है, फिर से उसे बनाया है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। अब जो फिर से उसका निर्माण किया है, पुनः निर्माण किया है, तो आधुनिकता के रूप से उसे बनाया गया है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है, तहसील यानी कि तालुको भी है, मुख्य तालुको है मुंद्रा। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। मुंद्रा में आसपास के उद्योगों के कारण मुंद्रा जो विकसित हुआ है, मुंद्रा तहसील है जो विकसित हुआ है, वो आसपास के उद्योगों के लिए विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। मुंद्रा में भी बंदरगाह है समुद्र के किनारे। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। मुंद्रा में कई प्राचीन इमारतें देखने को मिलती है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मुंद्रा से तटीय यात्रा, समुद्र के किनारे यात्रा करते करते हम कहाँ पहुंचते हैं? मांडवी। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी भी बहुत अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है, मांडवी नगर है कच्छ का बड़ा प्राचीन नगर है, जो बरसों पहले प्राचीन समय में जो इमारतें थी, जो महल था, वो सब वहाँ देखने को मिलता है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। प्रवासियों के लिए जो मांडवी शहर है, वो खूब दर्शनीय बना है, क्योंकि राजा महाराजों के समय का जो महल है, म्यूजियम है, वो देखने को मिलता है। समुद्र तट पर जो बड़ी बड़ी मांडवी शहर में जो बड़ी बड़ी प्राचीन इमारतें हैं, कई दर्शनीय स्थल है, पवन चक्कियां है, ये सब देखने के लिए प्रवासियों के लिए वो एक पर्यटन का स्थल बन गया है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, वहाँ एक ग्राम्य संस्था है VRTI। 72 जिनालय है, वो सबसे बड़ा जिनालय भी है। पास ही बिदड़ा गांव में, पास में एक गांव है, गांव का नाम है बिदड़ा। बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है, जो अंतरराष्ट्रीय केंद्र शासित जो अस्पताल है, वो अस्पताल बिदड़ा गांव में है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। मांडवी से हम आगे जाते हैं तो कोठीरा, जखो, सुगरी, डुमरा, ऐसे कई छोटे मोटे गांव रास्ते में आते हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। इस सब गांव में जैनों का जो जिनालय है, जो दर्शनीय यात्रा धाम है जैनों का, वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। नलिया भी एक तहसील है, तालुको है, और वो वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया शहर में जो एयरपोर्ट, वायुसेना यानी कि एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट का मुख्य अड्डा है, वो अड्डा मुख्य नलिया शहर में देखने को मिलता है। હવે કંડલા પોર્ટથી તમે દક્ષિણની તરફ જાશો એટલે તમને જૈન લોકોનું સૌથી મોટું યાત્રાધામ જોવા મળે છે। ઘણા વર્ષો પુરાનું, 2500 વર્ષ પુરાનું, 2500 વર્ષ ખૂબ જ જૂનું સંગમરમર જેવા પથ્થરોથી બનાવેલું જૈનોનું યાત્રાધામ તમને જોવા મળશે। પણ જ્યારે 26 જાન્યુઆરી 2001ની સાલમાં જ્યારે ભૂકંપ આવેલો હતો, એ ભૂકંપને લીધે જ્યાં જૈનોનું યાત્રાધામ વર્ષો પુરાનું હતું, તે ઘણું બધું ખંડિત થઈ જાય છે। ભારત સરકારે એને ફરી પાછું પુનઃનિર્માણ કરે છે। હવે પુનઃનિર્માણ કરવામાં એને અત્યારનું આધુનિકથી નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, ઘણું બદલી નાખ્યું છે। ત્યાર પછી આગળ તમે જાઓ છો તો માંડવી, મુન્દ્રા એ શહેરો આવે છે, એ જે તાલુકો છે, ત્યાં વર્ષો પુરાની ઇમારતો જોવા મળે છે, સમુદ્ર તટ જોવા મળે છે, સમુદ્ર
તટેથી આગળ ચાલતા ચાલતા તમને માંડવી શહેરના કે જોવા મળે છે ને આ શહેર પહેલાના સમયના રાજા મહારાજાઓના સમયના જે રાજમહલો છે, મ્યુઝિયમો છે, એ બધું જોવા મળે છે. પવનચક્કિયા જોવા મળે છે. વર્ષો પુરાની જે ઇમારતો છે એ ઇમારતો જોવા મળે છે. આ બધાને કારણે આ માંડવી શહેર પર્યટન સ્થળોનું એક સ્થાન બની ગયું છે, દર્શનીય એક સ્થળ બની ગયું છે. ત્યાંથી તમે આગળ જાઓ છો એટલે માંડવીની અંદર એક બિદડા ગામ આવે છે બાજુમાં, અને એ બિદડા ગામની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય જે અસ્પતાલ છે, ત્યાંથી તમે આગળ જાઓ છો તો તમને કોઠીરા, જખો, સુગરી, ડુમરા એવા નાના મોટા ગામો પણ જોવા મળે છે. અને આ બધા ગામોની અંદર સૌથી વધારે ધાર્મિક સ્થાન હોય તો જૈનોના સમય વખતના જે યાત્રાધામો છે, જે મંદિરો છે, જે ઇમારતો છે, જે કાંઈ બનાવેલું છે જૈનના સમયનું, એ વખતના જૈનોનું તે બધું તીર્થધામ ત્યાં જોવા મળે છે. ત્યાંથી તમે આગળ જાઓ છો એટલે એક નલિયા તાલુકો છે, એ પણ નલિયા જોવા મળે છે. નલિયા ત્યાં ખૂબ જ ઠંડીનું પ્રમાણ અહીંયા કરતાં વધારે હોય છે નલિયામાં, અને ખાસ કરીને નલિયા એ જે વાયુસેનાનો મુખ્ય અડ્ડો છે, એરપોર્ટ જે वायुसेना છે એનો મુખ્ય અડ્ડો છે. अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे. दर्शनीय, देखने लायक, सौंदर्य, सुंदरता, अनूठा, अनोखा, रमणीय, सुंदर, मनोहर, वैविध्य, विविधता, रेगिस्तान, रेतीला प्रदेश, उसका दूसरा अर्थ है मरुभूमि. मरुभूमि, रेतीला प्रदेश, रण विस्तार, आधुनिकता, नवीनता, औद्योगिक, उद्योगों से संबंधित, स्थायी, कायमी, हमेशा के लिए रहने वाले, जो स्थायी किया जाता है. अवशेष, बचे हुए टूटे फूटे कई हिस्से. प्रवेश द्वार, अंदर जाने का मुख्य दरवाजा. बंदरगाह, समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान. ग्राम्य, ग्रामीण गांव के लोगों से संबंधित. तो सभी छात्रों से मैं आशा करती हूँ कि आज दूसरे एकम में कच्छ की शहर में हमने जो पढ़ा तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. कच्छ की यात्रा का दूसरा भाग ऐसे ही लेकर हम दूसरे तास में फिर इसका अभ्यास करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.